हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करने वाले हैं जिस अध्याय 5 जिसका नाम है गद्य के नियम और इस पार्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल थे वो कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसके आगे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति एक लिफ्ट के फर्श पर खड़ा यानी कि लिफ्ट पर खड़ा हुआ है। निम्न स्थितियों में व्यक्ति के आभासी भार की गणना करना है। किसकी गणना करना है? हमें आभासी भार की यहाँ गणना करना है। जहाँ पर जी सवाल में दे रखा है कि जी हमें 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का यूज़ करना है। यदि सवाल में यदि जी बराबर नहीं दिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तो आपको यहाँ पर जी का मान लिखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये आपको यूज़ करना है। 4 स्थितियाँ यहाँ दे रखी है। पहली स्थिति दे रखी है कि लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गतिशील है, यानी कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से नीचे की ओर गतिशील है, तो यहाँ पर जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर आ रही है। लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, यहाँ पर त्वरण एक समान है लेकिन ऊपर की ओर जा रही है। और चौथी स्थिति है कि 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। इन चारों स्थितियों में हमें यहाँ पर आभासी भार की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, यानी कि m की वैल्यू जो है 60 किलोग्राम है। उसके बाद हम यहाँ पर g की वैल्यू जो दे रखी है उसका यूज़ करके और जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज़ करके हम यहाँ पर इसके आभासी भार की गणना कर सकते हैं। देखिए हम इस प्रकार से गणना करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके सामने था पहले से ही। तो हम यहाँ पर स्थिति ए ले रहे हैं। स्थिति ए ले रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि जो लिफ्ट है वो एक समान त्वरण ए से ऊपर जा रही है। क्या हुआ? एक समान त्वरण नहीं, ये पहला वाला जो है वेग वाला है। यहाँ पर एक समान वेग से क्या कर रही है? लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है मतलब कि जो वेग है यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर हमने यहाँ पर बताया है। अब आभासी भार निकालना है। तो आभासी भार निकालने के लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। आभासी भार बराबर होता है वास्तविक भार प्लस छद्म बल। छद्म बल हम उसे कहते हैं जो वास्तव में लगता तो नहीं है लेकिन हमें लगता हुआ प्रतीक्षा होता है, तो वो छद्म बल कहलाता है। यह कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि छद्म बल का मान क्या होगा। तो वास्तविक भार जो होता है F उसका मान होता है mg और जो छद्म बल होता है उसको व्यक्त करते हैं ma के रूप में। यदि हम यहाँ से m को कॉमन ले लें तो आभासी भार बराबर हो जाएगा m बराबर g प्लस a। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है एक समान वेग से, तो उसका जो त्वरण है वो नियत हो जाएगा। त्वरण कैसा हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो a है उसका मान कितना है? तो उसका मान 0 है। तो जब a का मान 0 हो गया तो हमें यहाँ पर आभासी भार बराबर मिलेगा r बराबर mg। क्या मिलेगा? r बराबर mg मिलेगा। और वस्तु का जो व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है और g सवाल में दे रखा है 10 यूज़ करना है, तो ये हो गया 10 और 60 और 10 का हम इंटू कर देंगे। तो जो व्यक्ति है क्या है? जो व्यक्ति है उसका आभासी भार हमें यहाँ मिलेगा 60 गुणित 10 यानी कि 600 न्यूटन। यदि हम न्यूटन में लिखते हैं तो भी अपना आंसर सही है। यदि आप इसको किलोग्राम भार में व्यक्त करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि जो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया जाता है उसका डिवाइड आप जो भी आंसर आता है उसमें कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 600 में 10 से डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 60। तो ये जो 60 किलोग्राम भार है ये वहाँ पर आभासी भार लग रहा है। न्यूटन में लिखेंगे तो भी सही रहेगा, यदि आप किलोग्राम भार में व्यक्त कर देंगे तो भी सही रहेगा। उसके बाद दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं कि जो
लिफ्ट है वह एक समान वेग से नीचे ही उतर रही है। वेग कैसा है उसका, एक समान वेग है, नीचे उतर रही है। जब एक समान वेग है तो जो त्वरण होगा उसका नीचे उतरते वक्त और उसके कारण जो छद्म बल लगेगा वो हो जाएगा शून्य। कितना हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आभासी भार है उसका मान वास्तविक भार के बराबर होगा। छद्म बल लगा ही नहीं यहाँ पर, तो छद्म बल तो हट गया, केवल वास्तविक भार बचा हुआ है। और वास्तविक भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। m की वैल्यू 60 है और g की वैल्यू 10 है, तो 60 और 10 का इंटू कर देंगे तो 600 न्यूटन इसके आंसर आ जाएंगे। यदि हम किलोग्राम भार में व्यक्त करें तो 600 में 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएंगे, तो 60 किलोग्राम भार इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन जो कंडीशन थी बी उसके अनुसार। उसके बाद सी कंडीशन यहाँ दे रखी है, थर्ड कंडीशन, कि यदि जो लिफ्ट है, क्या है कि जो लिफ्ट है वो एक समान त्वरण ए यानी कि जो दिया गया था 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से ऊपर की ओर जा रही है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है, तो हम जब जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की ओर लगता है यानी कि नीचे की ओर लगता है, और जो त्वरण है वो लग रहा है ऊपर की ओर। त्वरण कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है ए, तो इसकी दिशा अलग है। जब दिशा विपरीत है तो यहाँ पर जो छद्म बल लगा है वो लगा है माइनस का ma। ध्यान देना दिशा बहुत मायने रखती है। तो जो छद्म बल लगा है वो लगा है माइनस में ma। तो ma की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ 60 व्यक्ति का द्रव्यमान है, व्यक्ति का वजन है, और 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण का मान है। तो यहाँ पर जो छद्म बल हो गया वो हो गया माइनस का 600 न्यूटन, ऊपर की ओर जा रहा था इस वजह से। अब यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह आया है वो हमने लिखा है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो छद्म बल है उसकी दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। उसकी दिशा किसके विपरीत है, त्वरण की दिशा के विपरीत है। जब हम त्वरण की दिशा को उसके समान ही करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के समान करते हैं, तो जो माइनस है ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो छद्म बल लग रहा है वो लग रहा है 600 न्यूटन नीचे की ओर। हमने जो माइनस का 600 निकाला था ये ऊपर की ओर निकाला था। यदि हम इसका चिन्ह बदल दें तो प्लस में होगा, तो ये जो है वो आ जाएगा नीचे की ओर में, तो पॉजिटिव हो गया है 600 न्यूटन नीचे की ओर। और वास्तविक भार कितना लग रहा है, तो हमने दो कंडीशन में निकाल रखा है। वास्तविक भार यानी कि mg जिसका मान आ रहा था 600 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पर एक छद्म बल आ गया और एक यहाँ पर हमारे पास वास्तविक भार आ गया। तो हम यहाँ पर आभासी भार जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आभासी भार का जो मान होता है वो होता है वास्तविक भार और छद्म बल के योग के बराबर। दोनों के मान लिख देंगे, 600 प्लस 600 तो यहाँ आ जाएंगे 1200 न्यूटन। तो ये यहाँ पर आ गया व्यक्ति का आभासी भार। यदि हम इसको किलोग्राम भार में व्यक्त करेंगे न्यूटन को, तो बटे में 10 लिख देंगे और इस 10 से जो 1200 है उनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 120 बच जाएंगे। तो किलोग्राम भार में इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 120 किलोग्राम भार। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है वो भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ दिया गया था कि यदि लिफ्ट एक समान त्वरण ए जो है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से नीचे उतर रही है, क्या है ये, नीचे उतर रही है, तो जो छद्म बल है इसकी विपरीत दिशा में लगता है, तो छद्म बल हो जाएगा माइनस का ma, तो माइनस का 600 न्यूटन। और यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह का तात्पर्य है कि छद्म बल की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात ऊपर की ओर है। छद्म बल यहाँ पर कैसा है, ऊपर की ओर है, तो अतः छद्म बल कैसा होगा, तो अतः छद्म बल हो जाएगा यहाँ पर 600 न्यूटन होगा, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ पर जो 600 लग रहा था ये नीचे की ओर लग रहा था, जब हम ऊपर की ओर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि हमें मान लिखना है यहाँ पर तो हमने यहाँ लिखा कि छद्म बल 600 का लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा पॉजिटिव वाला, लेकिन नीचे के कौन सा लगता है, तो नीचे तो माइनस का 600 ही लगेगा नीचे की ओर। यहाँ दिशाओं में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऊपर जाते हैं जो छद्म बल रहता है, तो छद्म बल त्वरण के हमेशा विपरीत होता है, लेकिन हमें मान का यूज़ नीचे आते वक्त का करना है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी नीचे होती है और त्वरण की दिशा नीचे होती है, और छद्म बल की दिशा भी हमें नीचे करके ही लिखना है। तो यहाँ नीचे में कौन आ रहा है, तो नीचे में आ रहा है माइनस का
600। तो जब नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आभासी भार बराबर हो गया वास्तविक भार प्लस छद्म बल। तो वास्तविक भार तो 600 न्यूटन था और छद्म बल कितना आया, तो छद्म बल नीचे वाला हम लिखेंगे, ये वाला कितना है, ये माइनस का 600 न्यूटन। तो प्लस में हमने करा माइनस का 600। आप जानते हैं कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0। तो इस कंडीशन में हम अपना जो भार है, वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है लिफ्ट में वो भारहीन महसूस करेगा। तो इस प्रकार से इसके जो चारों कंडीशन थी यहाँ फुलफिल होती है। उसके बाद हम इसका जो अगला प्रश्न है वो करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 ग्राम की एक गोली है। 20 ग्राम की क्या है, एक गोली, यहाँ छपना रह गया है, यहाँ गोली है। वो गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंथन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हमें उसे देखकर जो वैल्यूज़ दे रखी है वो किसके मान दिए गए हैं ये समझना है और ये समझकर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 ग्राम दे रखा है। ग्राम का मतलब यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है किसी न किसी वस्तु का। तो जो वस्तु है गोली है, तो गोले का द्रव्यमान दे रखा है 20 ग्राम। तो हम इस 20 ग्राम को m से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद 900 दे रखा है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक चाल है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको v से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक अंदर प्रवेश कर जाती है, मतलब 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये उस वस्तु का विस्थापन हो गया जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। और गोली में उत्पन्न त्वरण जो होगा यानी कि जो ऋणात्मक होगा उसे हम मंदन बोलते हैं। उस मंदन को हमें ज्ञात करना है। तो इन को ज्ञात करने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यूज यहाँ पर आती है, जैसे कि द्रव्यमान आ गया, जैसे कि क्या आ गया, जैसे कि आपका यहाँ पे द्रव्यमान आ गया, जैसे आपका v आ गया, जैसे s आ गया, जैसे आप जो त्वरण यहाँ मंदन यहाँ निकालोगे a आ गया। तो उन सब के मान आपको एक ही पद्धति में रखने हैं। आप चाहे तो ऐसे पद्धति में रख सकते हैं, आप चाहे तो सीजीएस पद्धति में रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो कंडीशन रहती है सवाल करने के लिए, आप उसको ऐसा पद्धति में चेंज कर लीजिए। तो ऐसा पद्धति में आपने पढ़ा है कि 7 मूल मात्रक होते हैं, तो उन मात्रकों में आप चेंज कर लीजिए इसको। तो देखिए, ग्राम को हम मीटर इसमें किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, और जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो अपना जो आंसर है वो त्वरण वो मीटर प्रति सेकंड वर्ग में आएगा, और ये हमें आंसर लेके आना है। देखिए, अब हम इस सवाल को किस प्रकार से करते हैं, आइए समझते हैं। ये रहा आपके सामने यहाँ पर सवाल। देखिए, प्रश्न दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। 20 ग्राम की एक गोली है, उसमें शब्द छूट गया था तो हमने यहाँ लिखा है, यह एक गोली है, बंदूक की गोली है। यह 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, यानी कि अंदर प्रवेश कर जाती है। गोली में उत्पन्न मंथन ज्ञात कीजिए, क्योंकि जाते जाते उसका जो वेग है, जो उसका त्वरण है वो कम होगा, इसलिए उस त्वरण को हम मंथन बोलेंगे। तो देखिए, जो मान दिए गए थे हमने उसको लिखा। तो द्रव्यमान 20 था, यानी कि m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और 20 क्या है, ये ग्राम है। तो इस ग्राम को हमें सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने इस 20 में 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, तो ये बच जाएंगे 2/100। और जब 2/100 को हम सॉल्व करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है ये आ जाएगी 0.02 किलोग्राम। तो ये m की वैल्यू हमें ये वाली पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर वेग था, क्या था, वेग था, वेग था। तो वेग को हमने जो पहले हमने v से बताया था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वेग है ये प्रारंभिक वेग है, तो इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और
आगे जाके जो बंदूक की गोली है रुक जाएगी तो उसको अंतिम वेग कहेंगे और अंतिम वेग को v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर u कितना है, तो u है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ किलोमीटर है, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पर 900 में 1000 से इंटू कर दिया, फिर हमने बटा लिखा है यहाँ पे, और 1 घंटे में सेकंड लिखना है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि आप चाहे तो 3600 भी लिख सकते हैं 3600 बटे में, या 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेशन को आपको हल करना है, सोल्व करना है। तो आप देख से कि 2 जीरो से हमने यहाँ पर 2 जीरो तो ये डिवाइड कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, तो आ जाएंगे 15, यानी कि 150 आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर इन 150 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगे 25 बार, और 25 का इंटू आप यहाँ 10 से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 250 मीटर प्रति सेकंड। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ये वाली, तो 250 मीटर प्रति सेकंड आपको प्रारंभिक वेग मिलेगा। उसके बाद हम अंतिम वेग की बात करें तो वस्तु यानी कि गोली जो है रुक जाएगी, तो v बराबर हो गया यहाँ पर 0। विस्थापन, तो उसमें बोला था कि 25 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद जो गोली है वो रुक जाती है, प्रवेश कर जाती है। सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें मीटर में चेंज करना था, तो हम बटे में 100 लिखेंगे। जब छोटी से बड़ा मान प्राप्त करना होता है तो हमें बटे में लिखना होता है, और बड़ी से छोटा मान प्राप्त करना होता है तो हम इंटू में लिखते हैं। तो हम छोटे से बड़े का मान प्राप्त कर रहे हैं तो बटे में लिखेंगे 100, और 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव रूप में हमें विस्थापन मिलेगा यहाँ पर 0.25 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर इतने सारे मान हो गए। एक मान हो गया हमारे पास, एक मान हो गया हमारे पास m का, एक मान हो गया हमारे पास u का, एक मान हो गया हमारे पास s का, एक मान हो गया हमारे पास v का। तो हम यहाँ पर जो गति का समीकरण है थर्ड, उसका प्रयोग यहाँ कर लेंगे। अब थर्ड का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर, देखिए तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है न्यूटन का जो गति का समीकरण होता है तीसरा, वो होता है v² बराबर u² प्लस 2as। वैल्यूज पुट कर देंगे, v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, u 250 का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ है 2a की वैल्यूज निकालनी तो 2a लिखा, और s का वैल्यू यहाँ लिखा 0.25 या 25। हल कर लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 250 का स्क्वायर तो यानी कि 250 का 250 में वर्ग करेंगे, इंटू करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 625 और 00। 2a इंटू 0.25, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 0.50a। इस a को हम इधर लेके आ जाएंगे पक्षांतर करके, तो जब हम पक्षांतर करके लेके आएंगे तो माइनस का होगा, तो ये आ गया माइनस का 0.50 बराबर 625 यानी कि 62,500। तो जब हम यहाँ से a की वैल्यूज निकालेंगे तो जो भी संख्या यहाँ दे रखी है वो सामने वाले के बटे में चल जाती है, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 625 बटे 0.50। कैलकुलेशन करना है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगी, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को आप काट देंगे तो यहाँ 3 जीरो तो शेष रहेगी, और 5 से आपको 625 को डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे देखिए 125 और 3 जीरो, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको त्वरण का a बराबर माइनस का 125 और 3 बार 0। देखिए जो भी मान आता है आपको उसको मानक पद्धति में लिखना पड़ता है, प्रमाणिक मान में लिखना पड़ता है। तो प्रमाणिक मान में लिखने के लिए यूनिट 1 में सार्थक अंक है, वहाँ से हमने लिखा है इसको। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा के लिखना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अंक में जो दशमलव लग रही है वो पीछे है, मतलब नहीं लगी, मतलब कहाँ है वो, यहाँ पीछे है वो। यहाँ पीछे दशमलव लगी हुई, इस दशमलव को हम ला रहे हैं आगे। कितने अंक आगे ला रहे हैं, तो ये देखिए 1 अंक आगे, 2 अंक आगे, 3 4 5 अंक आगे ला रहे हैं। तो दशमलव 5 अंक पहले लगी है, तो ये हो गया इसका माइनस का 1.25 इंटू 10 की घात 5 हो गया। जब हम पीछे से आगे की ओर इधर लाते हैं तो अंक प्लस में आते हैं, घाती प्लस में आती है,
तो यहाँ पर जो त्वरण है वो आया हमारे पास माइनस का 1.25 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो इस प्रकार से माइनस में आया, तो माइनस में आने को हम मंदन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा था मंदन कितना होगा, तो मंदन का जो आंसर है वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो मंदन होगा इस सवाल में वो होगा 1.25 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इस प्रकार से इस वीडियो में भी हमने 2 क्वेश्चन को कर लिया है। वीडियोस लंबा हो जाता है, इस वजह से इसके जो क्वेश्चन है बाकी ये 2 और वो आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिल जाएंगे।